नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज सबको मई दिवस की शुभकामनाएं। आज दिन 3 अहम मुद्दों पर हम करने जा रहे हैं आपके साथ चर्चा। उसमें सबसे पहला है महंगाई की मार। चुनाव खत्म, महंगाई की मार शुरू। उसका तांडव शुरू हो गया। जिस तरह से कमर्शियल गैस पर 1,000 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं और आने वाले दिन और ज्यादा बुरे होने वाले हैं। दूसरा मुद्दा है बंगाल का चुनाव। बंगाल का मॉडल क्या देश भर में इसी तरह से लागू किया जाएगा? जिस तरह से सारा तंत्र ध्वस्त कर दिया गया और सारा तंत्र और मंत्र बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लगा दिया गया, यह खतरनाक मॉडल क्या सिर्फ बंगाल तक रुकेगा या इसे देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा? तीसरा मुद्दा है मई दिवस के दिन मजदूर किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के सुलगते हुए सवाल उनके सामने हैं और किस तरह से मजदूरों की जो बुनियादी मांग है उस पर 2026 में भी संघर्ष चल रहा है। 1886 से जो संघर्ष शुरू हुआ था मजदूरों का काम के घंटों को नियमित करने का, उसे लेकर भारत में मजदूर आंदोलनरत हैं और उन्हें अपराधी में तब्दील किया जा रहा है। इन 3 अहम सवालों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले देखिए, चुनाव का खेला खत्म होता है और महंगाई का तांडव शुरू हो जाता है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है और उसे तकरीबन देश भर में 1,000 रुपए की करीब उसमें वृद्धि की है। छोटा सिलेंडर जो सबसे बड़ी लाइफलाइन है मजदूरों की, उसमें भी 261 के करीब वृद्धि की गई है। आने वाले दिन और ज्यादा बुरी खबरों के दिन होंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस पेट्रोल डीजल की बारी है, रसोई गैस की बारी है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मैं तो मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि वो वोटिंग के बाद एक दिन रुके। 29 के बाद 30 को ये दाम नहीं बढ़े। उन्होंने एक दिन की मोहलत दी। 1 मई को मजदूर दिवस पर उन्होंने ये हमें गिफ्ट दिया है कि कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं, छोटे गैस के दाम बढ़े हैं, जो कि मजदूरों की लाइफलाइन है। और अभी आप इंतजार कीजिए, 2-4 दिन काउंटिंग माउंटिंग बीत जाए, घरेलू गैस, पेट्रोल सब बढ़ने जा रहा है। यानी थैंक यू मोदी जी। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जब प्रधानमंत्री ड्रेस पहनकर फुटबॉल खेलने पर उतरते हैं और दूसरी ड्रेस पहनकर मंदिर में खड़े होकर त्रिशूल और डमरू बजाते हैं, तब यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसकी चेतावनी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही दे दी थी, और सिर्फ वही नहीं, हम सब जानते थे कि चुनावी खेला ओवर होते ही महंगाई का तांडव शुरू होगा, क्योंकि अब वह बेलगाम है। अब उन्हें वोट नहीं चाहिए। तो आने वाले बुरे दिनों का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी राज में हो रहा है। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और इसकी सबसे ज्यादा मार जो है मजदूर वर्ग को मिलेगी, और जो छोटे ये दुकानदार है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको पड़ेगी। और सबसे बुरी बात यह है कि आधे हमारे प्रवासी मजदूर वापस जा चुके हैं गैस की वजह से, अब और भी जाएंगे। लेकिन गांव में नरेगा की नौकरियां भी नहीं है। नरेगा संघर्ष समिति के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में 10.5 करोड़ की जगह केवल 95 लाख नौकरियां हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अदिति, आगे क्या होने वाला है यह तो तकरीबन तय है और ये हम सब लोग जानते थे कि आने वाला यही समय होना है। बस चुनाव, जैसा मुकुल ने भी कहा कि बस वोटिंग के बाद एक दिन का उन्होंने गैप दे दिया, क्योंकि उस बीच उनको एथेनॉल 85 लाना था। उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आ गया। लेकिन जिस तरह से कमर्शियल गैस और छोटे सिलेंडर पर मार पड़ी है, दुगनी कीमत हो गई कमर्शियल सिलेंडर की, 3,000 से अधिक कीमत हो गई है। हम सब जानते हैं कि कौन कौन इस्तेमाल करता है। पहले ही रसोई गैस की किल्लत की वजह से, जैसा आपने कहा कि बड़े पैमाने पर सिर्फ मजदूर ही वापस नहीं गए हैं, तमाम जो छोटे ढाबे हैं, जो चाय की दुकानें हैं, छोटे छोटे अड्डे हैं, वे पहले से बेहाल हैं। और अब छोटा सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर पर इतनी बड़ी बढ़ोतरी, यानी मोदी जी को अब लग गया कि उन्हें गरीबों की वोट नहीं चाहिए।
नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे मतलब और कितना, मतलब भक्ति से और कितना पेट भरने के लिए भी पेट भरा होगा तभी ना भक्ति आएगी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों तरफ से मार पड़ रही है। कमर्शियल गैस की वजह से, जैसे मुकुल जी ने पिछली बार बोला था, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, घरेलू गैस की वजह से घरों के पूरा सामान चल नहीं रहा है। और हंसी की बात मुझे आज आ रही है कि पीयूष गोयल जो है मंत्री, उन्होंने आज ट्वीट किया है कि उज्ज्वला के 10 साल की खत्म हुए हैं, मोदी जी ने महिलाओं की आंखों से जो है पूरे धुआं और वो हटा दिया है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं है या देखना नहीं चाहते कि महिलाएं फिर कोयले की तरफ, फिर धुएं की तरफ, फिर लकड़ी की तरफ जा रही हैं, जहाँ पे फेफड़े उनके जाएंगे। जी। तो मुकुल, ये तो बुरे दिनों की शुरुआत है। अभी तो ये खाली कुछ रील्स हमारे सामने आई हैं, रियल फिल्म तो अभी बाकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले दिन से ही आशंका थी कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। और यहाँ पर यह जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जिस समय भारत में मार पड़ रही है, छोटा देश नेपाल है और वहां पर उन्होंने कीमतें कम की हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, तो वही यही है ना कि लोग कहाँ की प्राथमिकता क्या है आपकी, पहली वही ये दीवार पे लिखा था, ये इबारत बिल्कुल साफ थी कि चुनाव के बाद बढ़ेगा। बच्चा बच्चा हर आदमी जानता था कि बस चुनाव तक रोक है। और फिर सरकार कहती है कि इसमें हमारा कोई रोल रहता नहीं, जबकि सारा गैस पेट्रोल बढ़ने के दाम ये सारा सरकार का ही रोल रहता है, वरना ये नहीं रहता। हमने हमेशा हर चुनाव में देखा, और इस बार तो हमें बिल्कुल तय था कि बढ़ेंगे, नहीं बढ़ाए तो चुनाव थे। तो 29 अप्रैल को वोट हुआ है। ये किस्तों में बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा ना बुरे दिन आने वाले, तो जिससे एक साथ गुस्सा ना बढ़ के, क्योंकि एक साथ अगर क्लब हो जाएंगी चीजें तो वो एक गुस्से में भी तब्दील हो सकती है। तो अभी कॉमर्शियल गैस बढ़ाई है, जबकि ये वही है कि नाक सीधी पकड़ो या ऐसे पकड़ो। कॉमर्शियल गैस बढ़ने से क्या बाजार में सामान महंगा होगा, आपका खाना महंगा होगा। वो कौन खाता है जी, आम लोग ही खाते हैं। उसमें एक मिडिल क्लास जो अपना शौकिया खाना खाता है, एक आम मजदूर जो अपना मजबूरी में रेहड़ी पटरी या रिक्शा रोक कर अपना खाना खाता है। उस सब का पहले ही दाम बढ़ चुके थे, हर चीज के दाम पहले ही बढ़ चुके थे जब ये किल्लत थी तो अब और बढ़ने वाले हैं। तो एक तो दाम ये बढ़ रहे हैं तमाम, और सिर्फ कॉमर्शियल गैस का खाना होटल का ही नहीं है, बहुत सारे कामों में काम आती है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे भी तमाम फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो जो तमाम फैक्ट्रियां पहले से बंद हैं देश की राजधानी दिल्ली के अगल बगल, तमाम खबरें हम कर आपने चुके कहा है कि छोटा सिलेंडर किसकी लाइफ लाइन है, वो मजदूरों की। उन्हें वो कनेक्शन होता नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके आते हैं, तो वहां के पते नहीं होते, आधार नहीं होते, तो उन्हें वो सिलेंडर बाकायदा मिलता नहीं जो घरेलू गैस का मिल जाता है। तो वो छोटे गैस 5 किलो 3 किलो वाले भरवाते हैं, वो पहले ही वो 400 रुपए 300 रुपए किलो गैस मिल रही थी। तो यानी अब समझिए कि शहर फिर खाली होंगे। कोविड से भी भयानक समय हम शायद देख सकते हैं। और लेकिन वही है कि सरकार से पूछना चाहिए कि ये क्या तमाशा है कि आपने चुनाव के वक्त रोक दिया, और फिर आप, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई रोज चुनाव होने बहुत जरूरी हैं अलग अलग समय पे, वरना तो ये लोग हमारी फिक्र करना छोड़ देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन ले आएंगे तो हमारी कोई भी पूछने वाला नहीं है 5 साल तक। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे की तरफ। बंगाल में चुनाव, बंगाल में खेला, बंगाल का चुनावी मॉडल क्या देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा? क्या यही अब देश में चुनाव करवाने का नया मॉडल है जो मोदी सरकार ने इजाद किया है? क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान जो हमने देखा वो देश के इतिहास में अभी तक कभी किसी राज्य में नहीं हुआ है। सैन्य बल से लेकर नाम काटने से लेकर एनआईए तक को उतारने और न जाने क्या क्या करने पर उतर गया पूरा का पूरा तंत्र, सारा तंत्र ध्वस्त। और ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार बने, बीजेपी सरकार बनाने के लिए ही सारा सिस्टम काम कर रहा है। इस पे क्या है पंच, बताएंगे अदिति। भाषम, साम दाम दंड भेद, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सबका इस्तेमाल करके सरकार बंगाल में, ये मतलब जिसे कि आपने बोला ऐतिहासिक है। सरकार क्या कहना चाहती, क्या संदेश देना चाहती है? मुझे तो ये लगता है कि जैसे किसी ने कहा है कि वोटर सरकार को नहीं चुन रहा है, अब सरकार वोटर चुन रही है। जी मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है कि देखिए, बंगाल को अगर हम देखें तो पूरा एक चक्रव्यूह रचा गया ममता को फंसाने के लिए। अब ये आखिरी द्वार पर लड़ाई चल रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर पहरे हो रहे हैं कि लूट ना हो जाए वोटों की। काउंटिंग तक ये लड़ाई अभी जारी रहनी है और उसके बाद भी रहेगी। लेकिन पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह था। अब ममता उसे भेद पाती है, नहीं भेद पाती, ये आने वाला दिन बताएगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा गया,
बंगाल में बंगाल के खिलाफ, वोटरों के खिलाफ युद्ध किया गया और इस युद्ध का आधार 2.5 लाख से अधिक सैन्य बलों की तैनाती ही नहीं, नाम काटना ही नहीं, बल्कि जिस तरह की गाली गलौज, हिंसा, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक कार्ड खेलना, सबकी खुली बेलगाम छूट थी। और सबसे बड़ा डर यह है कि अब यह बंगाल का जो चुनावी मॉडल है, इसे ही देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसे रोकने वाला ना सुप्रीम कोर्ट है, ना चुनाव आयोग है, ना कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। जिस तरह से मुकुल दिखाई दे रहा है कि जो चुनाव हुआ, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि यहां चुनाव नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल के लोग, मतलब मुझे तो जब मैं वहां पहुंची थी तो डर सा लग रहा था कि टैंक चल रहे हैं। आपको कल्पना नहीं होती है कि इस तरह के, कश्मीर के बारे में तो लोगों ने तब भी सुना था, हमने वहां देखा भी है, लेकिन यहाँ सड़कों पे टैंक चल रहे हैं। ममता बनर्जी कहीं जा रही हैं अपने ऑफिस में पोलिंग वाले दिन, और वहां पे अचानक ही कैंप लग जाता है, शुभेंदु अधिकारी आते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, एज इफ कोई अपराधी अंदर है, पत्रकार पूछ भी रहे हैं वहां पर। तो ये जो माहौल है, मतलब मतदाताओं को डराने वाला भी हमने देखा। जो उत्तर प्रदेश के कुख्यात इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो वहां पहुंचे थे, वो जहांगीर जो टीएमसी की कैंडिडेट है, उनको ही धमका रहे हैं, कैमरे पर धमका रहे हैं। तो वही जो आपने कहा कि देखिए चुनाव तो नहीं, युद्ध हुआ है, और आप तो पैरामिलिट्री फोर्स और ये सब तो यूज करने की बात कह ही रहे हैं, लेकिन मैं माफी के साथ कहूंगा कि इन्होंने राष्ट्रपति महोदया तक को इस्तेमाल किया चुनाव में। पूरी एक भूमिका जो बनाई गई, तो राष्ट्रपति को इस्तेमाल हो गए, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, तो पूरा का पूरा वहीं रहा। गृह मंत्री, यानी हमारे देश को एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया। बंगाल अब उन्हें जीतना था, बंगाल जीत के भी वो पीएमओ में आकर नहीं उन्होंने हाजिरी दी। वो पहले काशी विश्वनाथ चले गए, फिर कहीं फुटबॉल खेलने चले गए। उन्हें इन सबसे कोई वो नहीं, चाहे मणिपुर जल रहा हो, चाहे महंगाई की मार, उन्हें पता था कि हमें ये करना है, या ईरान युद्ध के चलते हमारे सामने क्या समस्या है, उस पर बैठ के वो कोई एक बैठक कर सकते थे कि जिस तरह से हमें ये सब, लेकिन नहीं, उन्हें पहले बंगाल चुनाव जीतना है। इतने राज्य उन्होंने 20 राज्य के करीब जीत रखे हैं, लेकिन अभी उन्हें उससे वो नहीं मिला है कि भाई हमारा कोई जीत हुई है, अब बंगाल जीतना। तो एक बड़ा ये समस्या, और वही खतरा जो बार बार हो रहा है कि अब ये मॉडल अगर बन गया तो फिर तो जितने अपने राज्यों में तो ये अपने ढंग से कर ही लेंगे। एसआईआर वाली जो बात कही थी उसके हिसाब से इन्होंने वोटर अपना चुन लिया, सरकार कि भाई मेरा वोटर ये होगा, तो एसआईआर से ये चुन लिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस से ये कर लिया। मैंने देखा है, मैंने तो अपने राज्यों में तमाम उसमें देखा या वो कि भाई मैं ये देखता था, हर जगह से खबरें आती थी, ये ऐसा बूथ बनाया गया, ऐसे फ्रेंडली ले जा रहे हैं, ऐसे खुशी हो रही है, कोई चाय दे रहा है, कोई गुब्बारे बच्चों को दे रहा है, अगर महिलाएं वो ले जा रहे बैठने की जगह। वहां मैं देख रहा हूं कि वो लाठियां मार रहे हैं। मतदाता का एक दिन भी सम्मान आप नहीं कर रहे, तो उसकी सरकार बनाकर आप मतदाता का एक दिन तो सम्मान हो जाए ना। लेकिन अदिति, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने बाद में बोलना भी शुरू किया कि भाई जिस तरह से पावर का बेजा इस्तेमाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पावर का यह इस्तेमाल एक नया नॉर्मल धीरे धीरे बन रहा है दोनों चरणों में, जिस तरह से इन्होंने किया। आप, क्योंकि आप कहाँ अपील करने जाएंगे अगर चुनाव में आपकी ईवीएम नहीं चल रही, ईवीएम में गड़बड़ी है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास, और तो कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और तो कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ तो इन्होंने बता दिया कि अगर हम चाहें तो आप सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर हम चाहेंगे कि आप वोट नहीं दें तो आप नहीं वोट दे पाएंगे, नोबडी इज देयर टू हेल्प यू। तो ये लोकतंत्र को बड़ी हेल्पलेस स्थिति में तब्दील कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। एक तो चुनाव चल रहे हैं, उस बीच में भी लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा वोट है या नहीं है, वो कोर्ट में फंसे पड़े हुए। अरे ऐसी स्थिति आई क्यों? तो वो एक मॉडल तो है ही। दूसरा ये है सुनवाई का, आपने जैसे कहा कहाँ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन कुछ सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रही है, तो ऐसे में जाएंगे कहाँ? तो मुझे ये लगता है मॉडल तो है, लेकिन मुझे लगता है देश के स्तर में इस तरह से करने का इनको मुकाबला तो जरूर सहना पड़ेगा, सड़क पे लोगों से सहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुकुल, जो चीज दिखाई दे रही है कि इसे लेके जो कवरेज होनी चाहिए थी, इसे लेके जिस तरह से बात होनी चाहिए थी, आज जब हम बात कर रहे हैं, हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, उसमें हम और ज्यादा पायदान नीचे गिर गए, 156 पर पहुंच गए हम, 151 पर थे पिछली बार। तो लेकिन मीडिया तो झालमुड़ी खाते हुए प्रधानमंत्री पर डुगडुगी बजा रहा है,
मीडिया तो जो मोदी जी दार्जिलिंग पहुंचकर फुटबॉल खेल रहे हैं उस पर ड्यूटी बजा रहा है, और साथ ही साथ जिस दिन वोटिंग चल रही है, मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है कि ये एक नया नॉर्मल हो गया है। 17 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन मोदी जी कहीं मंदिर, कहीं कोई स्थल पे पहुंच के लाइव कवरेज करवाते हैं। तो काशी विश्वनाथ में त्रिशूल और डमरू है, नीचे लोग कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है। फुटबॉल तो पहले तो आपने जैसे कहा न्यू नॉर्मल, तो अब लोगों को इस पे हैरत होनी कम हो गई कि ये मोदी जी ये करेंगे, क्योंकि वो करते हैं। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बात कही थी कि पूरा तंत्र ध्वस्त हो गया, देखिए इसमें 3 चीजें मैं बताऊंगा। आपने कहा कि शिकायत कहाँ करेंगे, आप कोई चुनाव में गड़बड़ी रही हो तो चुनाव आयोग से, वो सब लोग कह रहे हैं कंप्रोमाइज है। आप करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपका वोट इस बार नहीं तो अगली बार डाल दीजिए। जबकि इस देश में अगर एक वोट भी ज्यादा है किसी का तो वो चुना जाता है, वो जीता हुआ घोषित। एक वोट कम है तो आप हार गए, यानी यहाँ कोई परसेंटेज नहीं है। आपको 100 वोट मिले, मुझे 101, तो वो एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर उसे डालना है, तो ये कह के नहीं डाला जा सकता। तीसरा, आपने कहा पूरे तंत्र का इस्तेमाल, तो ये जो पूरा ध्वस्त किया जा रहा है, आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। पर मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप मोदी जी को थैंक यू कहिए कि इतना पर्दा, इतना झमेला उन्होंने बना रखा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये सब आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि वो उस दिन वहां गए, वो एक चुनाव करा लेंगे और सब चीजें फिर ये शिकायतें। आदित्य, एक आखिरी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ममता बनर्जी और बाकी जो लोग लड़ रहे हैं, उन्होंने लास्ट अपने ऑप्शन के तौर पर कहा कि हम स्ट्रांग रूम्स जहां पर ईवीएम रखी हैं वहां पहरा देंगे। मतलब इसके लिए वो बकायदा वीडियो जारी करती हैं कि कोई भी कार्यकर्ता घर पे ना बैठे, सारे कार्यकर्ता पहुंचे, सांसद विधायक सब पहुंचे, स्ट्रांग रूम्स के चारों तरफ पहरा दें। तो अब ये बड़ी मजेदार बात है कि हम बैलेट से आए ईवीएम, क्योंकि बैलेट लूट ली जाती थी, लेकिन यहाँ तो ईवीएम भी लूटी जा रही है। नहीं, ईवीएम भी नहीं, और सिर्फ स्ट्रांग रूम्स तक नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को ये भी बोला कि अगर तुम्हें वॉशरूम भी जाना है तो तुम किसको बिठा के जा रहे हो, देख लेना, कहीं ऐसा ना हो वो बंदा बिक करके वहां कुछ गड़बड़ कर दे। और दूसरी बात जो ये भी बोली है कि जो लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट बनती है, उसे जब वो अपलोड करते हैं तब वहां बैठ के देखना है, क्योंकि लिस्ट आपके पास कुछ होगी, अपलोड वो कुछ और कर रहे होंगे। तो आप सोच सकती हैं कि कितना मिसट्रस्ट एक सिस्टम में एक इतनी, जिसे कहते हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर को है, क्योंकि पूरा तंत्र ही जो है वो उसके पीछे लगा हुआ है। हाँ, चाहे वो गवर्नर की बदली हो, चाहे ये सब हो, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का हाल है। ये क्या एक डेमोक्रेसी में, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री का चुनाव है? जी, और मुझे लगता है कि बहुत तस्वीर भी क्लियर है कि जिस राज्य में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को 2:30-3 बजे तक सड़कों पे घूम घूम कर देखना पड़े कि स्थिति ठीक है, उसका संदेश बहुत साफ है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम सवाल की तरफ। आज मई दिवस है। 1886 से दुनिया मई दिवस को मजदूर दिवस के तौर पर मनाती है। मजदूरों का ऐतिहासिक संघर्ष हुआ और बहुत मुश्किल से काम के घंटे कम करके 8 घंटे तक की लड़ाई जीती। लेकिन 2026 में जब हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जब मजदूर यहां पर मांग करने के लिए उतरे कि वे 12 घंटे काम नहीं करना चाहते, उनके काम के घंटे निर्धारित हों, उन्हें टॉयलेट जाने का समय मिले, उन्हें खाना खाने का समय मिले, उनकी वेतन में बढ़ोतरी हो, तब किस तरह का कहर उन पर बर्पा किया गया। और आज की तारीख में अभी तक उनको एक साजिश में बता दिया गया। तो मजदूर आंदोलन करे तो साजिश हो जाती है, जेल भेज दिया जाता है, और यह सब कुछ बहुत आराम से पूरा सिस्टम करा रहा है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा, वही बात कि मुझे लग रहा है कि अब हम शिकागो आंदोलन के दौर में एक बार फिर पहुंच गए हैं। अब हमें फिर वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस समय सारे अधिकार कुचले जा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये एक अच्छी खबर है कि प्रतिरोध भी उतना तेज है, लेकिन दमन जिस तरह से है उसे देख के डर लगता है कि वही कि आपराधिक उसे बनाया जा रहा है पूरे आंदोलन को। अब आगे क्या होगा, ये भी एक, मुझे लगता है मजदूरों को और तेज लड़ाई लड़नी होगी। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुझे लगता है कि कितने दुख की बात है कि पूरे देश में तमाम मजदूरों को यह मांग करने के लिए सड़कों पर उतरकर लाठियां खानी पड़ रही हैं कि हमें 8 घंटे काम चाहिए, हमें अपने वेतन में बढ़ोतरी चाहिए, हमें, महिलाएं बोल रही हैं, हमें 2 बार टॉयलेट जाने की कम से कम अनुमति मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा शर्मनाक विकास का ढूंढा नहीं हो सकता। और जिस तरह से इस आंदोलन को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, अपराध बताया जा रहा है कि मजदूर बोले तो इंटरनेशनल साजिश हो जाती है, लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, वह एक खतरनाक संकेत है
कि मजदूरों का आंदोलन, मजदूरों की आवाज एक साजिश में तब्दील की जा रही है, जो सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अदिति, इस पे क्या है आपका पंच? हाँ भाषा, मेरा ये मानना है कि इस साल का मई दिवस जो है पिछले कई सालों से थोड़ा अलग है। ये मई दिवस तब आ रहा है जब जगह जगह हम लोगों ने कई कई प्रतिरोध और आंदोलन देखे हैं। सिर्फ नोएडा ही नहीं, चाहे वो पानीपत हो या बरौनी हो या सूरत हो, सब जगह मजदूर जो हैं, और ये स्पॉन्टेनियस है, ऐसा नहीं कि प्लान्ड है, स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये स्थिति इतनी सेंसिटिव है कि एक माचिस की तीली से संघर्ष और कितना मतलब बढ़ सकता है, इसका सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी भावना विहीन सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। मुकुल, मुझे एक बहुत बड़ी जो तकलीफ होती है तमाम जब कवरेज होती है, खासतौर से मजदूर आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज हो सकता है, संगठित हो सकता है। जो हमने देखा 3 काले जो कृषि कानून आए, उसके खिलाफ बड़ी लामबंदी के बाद लोग दिल्ली पहुंचे थे। उससे पहले वो लोग अपनी जगह आंदोलन कर रहे थे, अनाउंस कर रहे थे। लेकिन अगर फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर सड़कों पर उतरता है तो उसका ऑर्गेनाइज होना ही अपराध हो जाता है। ये एक बहुत अजीब ढंग की चीज मुझे दिखाई देती है कि तमाम मीडिया घरानों में, तमाम सोशल मीडिया पर इसी तरह की खबरों की बाढ़, और एक बार नरेशन सेट होता है कि यह साजिश है, आप देखिए उसके बाद मजदूरों के पक्ष में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जी, जो तैयार हुए हैं, जो बोल रहे थे, जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार जो गोदी मीडिया से अलग हैं या चिंता रखते हैं, वो गिरफ्तार हो गए। उनकी कई का कुछ पता नहीं है कि कहाँ हैं वो। इस तरह की चीज़ें वो आई। पर देखिए, पूंजीवाद ने पहले ये व्यवस्था की। पूंजीवाद को यूनियन, ट्रेड यूनियन ये बिल्कुल पसंद नहीं है। किसानों के मामले में उसका उस तरह दखल नहीं चला, लेकिन फैक्ट्री में, कंपनी में उसका एक दखल है पूंजीवाद का जिस तरह से है। तो उन्होंने उसे ऑर्गेनाइज नहीं होने दिया, और जो थे उन्हें लगभग खत्म कर दिया। और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा है वहाँ उनके अधिकारों की बात हो पाती है। तो पहले तो एक तो ऑर्गेनाइज भी क्या, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हो सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा असंगठित क्षेत्र भी है जहाँ दिहाड़ी पर लोग काम करते हैं। ठेकेदार एक लेके आता है लोगों को और उन्हें काम दिलाया, ठेकेदार के मार्फत करते हैं। सीधे कंपनी का कोई उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती उनकी, वो तो इस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं होने दिया जाता। और जब जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं, या जो लोग उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक समाजवादी राज आए या एक बराबरी का राज आए, न्यूनतम वेतन की तो मांग है ना, और काम के घंटों की, तो वो जो टीम है भाई, कोई तो ऑर्गेनाइज करेगा ना, उसे वो क्रिमिनलाइज कर देते हैं, उसे अपराधी बना देते हैं, उन्हें जेलों में डाल देते हैं। और मजदूरों को क्योंकि रोज खाना, रोज कुआं खोदना, रोज खाना, तो वो उस तरह संगठित नहीं हो पाते। और मीडिया तो आप देखते हैं, मीडिया ने हमेशा जो भी, चाहे मजदूरों की बात हो चाहे किसानों की, सबको बदनाम किया है। कोई प्रोटेस्ट निकलता है तो उसका क्या आता है, सड़क जाम, ट्रैफिक जाम, या इतने करोड़ का नुकसान। लेकिन अदिति, तो यहाँ पर किसान जो मजदूर आंदोलन हुआ, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो सीएम हेल्पलाइन की महिलाएं जब उतरी, वहां पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका आंदोलन भी क्रश किया गया। लेकिन उनकी जो मांग थी, बहुत इंपॉर्टेंट मांग थी कि हम हेल्पलाइन में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन में काम कर रहे हैं, और हमें ही ना 8,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है और 12 घंटे काम कराए जा रहे हैं। अब देखिए कि ये मांग अगर आज की तारीख में, मतलब शायद पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर मीडिया को भी कवर करना पड़ा, क्योंकि नोएडा वाला आंदोलन उग्र हो गया था। अगर उग्र ना होता तो शायद इतनी भी खबरें ना आई होती। जी। लेकिन उससे कम से कम ये फैक्ट सामने आया, तथ्य सामने आया कि मजदूरों को 2026 में कितनी भयानक स्थितियों में काम करने पे मजबूर किया जा रहा है। और इसे लेकर अभी जब आंदोलन हो गया, सब कुछ हो गया, कहीं से भी कोई एक पुनर्विचार या न्यूनतम घंटे, न्यूनतम वेतन, किसी पे कहीं बातचीत नहीं, पूरा ब्लैकआउट हो गया है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि ये स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी, जिसे कहती है, भड़क सकती है, क्योंकि इनइक्वालिटी इतनी देख रहे हैं ना, इनकम इनइक्वालिटी मजदूर देख रहे हैं। एक मजदूर ने बोला कि हमारे मालिक ने तो 3 गाड़ियां बदल दी, यहाँ हमारे पास मतलब गैस वगैरह क्या किराया देने का पैसा भी नहीं है। और ये सब ऐसे नहीं है जो दिहाड़ी वाले थे, ये ऑन रोल भी एम्प्लॉइज थे। तो जब होने लग गया है, मुझे लगता है कि अब मजदूरों का कहीं हो सकता है उस तरह से संगठित नहीं हो, लेकिन जगह जगह पर ये गुस्सा, ये उबाल जो है, ये तो बढ़ेगा। सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दे और इनका कुछ करे, क्योंकि ये बिल्कुल भी इस तरह के समाज में इनइक्वालिटीज को ये चलेगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से इस मुद्दे को
सरकार देखने पे मजबूर भी होती है कि नहीं, क्योंकि सरकार अभी उलट कर रही है, छोटा सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा रही है, जिससे और ज्यादा, जी हां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे और ज्यादा हाहाकार मचेगा, क्योंकि रोटी के बिना कोई मजदूर काम नहीं कर सकता, हम और आप भी काम नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।